7 अगस्त की रात को एक रौनक केडिया नाम का 22 साल का लड़का अपनी मेडिकल स्टोर बंद करता है और बंद करने के बाद खुशी-खुशी अपने घर जाने लगता है। लेकिन उसे ये नहीं पता रहता कि वो शायद उसकी आखिरी रात होगी, क्योंकि रास्ते में 2 बदमाश उसका शातिरपने से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो पहुंचता है, उसके पीछे से 3 फायरिंग करते हैं, यानी कि 3 गोलियां चलाते हैं, जिसमें 2 गोली सीधे रौनक के सर के आर-पार हो जाती है और एक गोली रौनक के सर में फंस जाती है। फिर ये जो शातिर बदमाश होते हैं, जो शूटर्स होते हैं, वो वहाँ पहुँचते हैं, अपने फ़ोन का फ्लैश जलाते हैं और रौनक को अच्छे से चेक करते हैं कि ये मर गया या फिर ज़िंदा है। जब इनको संतुष्टि होती है कि रौनक अब मर चुका है, फिर वो वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस को बहुत बड़ी चेतावनी मिलती है, बहुत बड़ा उनके सामने चैलेंज था कि 22 साल का रौनक, उसकी मौत के पीछे कौन ज़िम्मेदार है? आखिर उसकी मौत क्यों हुई? उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, वो तो अभी सिर्फ 22 साल का एक बच्चा था। आइए आज की इस कहानी में इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं कहानी के माध्यम से, क्योंकि पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है, फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है, जो मुलजिम है वो कटघरे के पीछे भी जा चुके हैं, लेकिन कौन है और कैसे क्या हुआ ये सब जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद GRD। ये कहानी दरअसल है भागलपुर बिहार की। भागलपुर बिहार में एक परिवार होता है। उस परिवार में जो बलराम कोडिया नाम के एक इंसान होते हैं, जिनका एक व्यवसाय बिजनेस होता है, जिसमें उनका एक मेडिकल स्टोर भी होता है। उनका बेटा होता है रौनक कोडिया, जिसकी उम्र 22 साल होती है। अब कोरोना का समय चल रहा होता है। कोरोना के समय में बलराम कोडिया की मुलाकात अमित मंडल से होती है। अमित मंडल भी वहीं पास का रहने वाला था। अमित मंडल से बलराम की दोस्ती काफ़ी अच्छी हो जाती है। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती मित्रता आगे बढ़ने लगती है। बलराम एक दिन गर्मी के समय में अमित के घर जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं तो वहाँ बड़ी गर्मी होती है, क्योंकि कोई एसी नहीं लगी होती है, सिर्फ पंखे और कूलर से काम चल रहा था। बलराम कहते हैं कि अमित, तुम एसी क्यों नहीं लगवा ले रहे हो? तो अमित कहता है कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए एसी लगवाने के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। लेकिन बलराम की और अमित की दोस्ती काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, तो बलराम को लगा कि चलो एक एसी मैं अपनी तरफ से अमित के घर में लगवा देता हूँ। बलराम दोस्ती का थोड़ा अपना खुला दिल दिखाते हैं और एक एसी अपनी तरफ से अमित के घर पे लगवा देते हैं। इसके बाद वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर आता है जनवरी 2024। जनवरी 2024 में बलराम को पैसों की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें कुछ एक नया बिजनेस खोलना होता है या फिर किसी बिजनेस में थोड़ा इन्वेस्ट करना होता है, जिसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो अमित के पास जाते हैं, तो अमित कहता है कि पिताजी से आप ले लीजिए। तो अमित के पिता मोतीलाल मंडल होते हैं। उनके पास बलराम जाते हैं और उनसे 8 लाख रुपए लेते हैं और ब्याज की बात कोई भी उस वक्त नहीं होती है, ऐसा कहना है बलराम का। ब्याज की कोई बात नहीं होती है। 8 लाख रुपए उधार में लेकर आते हैं और 2 किस्त में, यानी कि 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए मिला के 2 किस्त में वो पूरा का पूरा 8 लाख रुपए वापस कर देते हैं। बात यहाँ पर तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर अमित एक दिन फ़ोन करके बलराम को कहता है कि 8 लाख रुपए आपने लिए थे, उसका ब्याज नहीं दिया आपने। बलराम कहते हैं कि ब्याज की तो कोई बात नहीं हुई थी। तो अमित कहता है कि ब्याज तो देना पड़ेगा, हम लोग बिना ब्याज के किसी को पैसे नहीं देते। तो बलराम कहते हैं कि 1% ब्याज चल रहा है, बताइए। तो इसके बाद तुरंत अमित कहता है कि जी नहीं, 1 नहीं बल्कि 5% ब्याज पे हम लोग देते हैं और आपको 5% तो देना पड़ेगा। इस बात को लेकर अमित और बलराम के बीच में तू मैं झड़प भी होने लगती है और ये लोग एक दूसरे को गाली फक्कड़ भी देने लगते हैं। मतलब इनकी दोस्ती अब दुश्मनी में बदल जाती है। जैसे ही दुश्मनी में बदलती है, अमित टारगेट कर लेता है कि ये मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं तो मैं इनके बेटे को मरवा दूंगा। यानी कि अब अमित टारगेट कर लेता है रौनक को, जो कि 22 साल का बलराम का बेटा था, और उसके लिए फिर वो शूटर्स हायर करता है। अब यहाँ पे भी बड़ी रोचक कहानी है। एक शूटर हायर करता है जिसका नाम होता है आलोक राज उर्फ दिलकुश, और दूसरा शूटर होता है अजीत कुमार। अजीत कुमार हरिहरपुर का रहने वाला था। आलोक राज उर्फ दिलखुश जोकसर थाना क्षेत्र के ग्वाल टोली का रहने वाला था। अब इसके पीछे भी बड़ी रोचक कहानी है। रोचक कहानी ये है कि जो दिलकुश है
वो कक्षा 8 तक पढ़ाई करता है, 8 के बाद 11 पहुंचता है और 11 के बाद इसे लगता है कि अब पढ़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। 11 तक पढ़ाई करने के बाद दिलकुश ई रिक्शा चलाने लगता है, लेकिन ई रिक्शा से उसका मन नहीं भरता। उसको ऐसा लगता है कि यार पैसे और चाहिए जीवन में। फिर वो सोचता है कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें खतरा भले हो लेकिन पैसा अच्छा हो, और वो था बिहार और झारखंड में अवैध शराब की तस्करी करना। उस अवैध शराब की तस्करी में दिलकुश घुस जाता है और अवैध शराब इधर से उधर ले जाकर बेचना शुरू कर देता है। इस दौरान पुलिस उसको कई बार गिरफ्तार करती है, फिर वो जेल भी जाता है, जेल से बाहर आता है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो अपराध की दुनिया में उसने प्रवेश कर लिया था। करने के बाद फिर कुछ समय तक ऐसे ही उसके जीवन में चीज़ें चल रही होती हैं और अमित मंडल उसका दोस्त भी होता है। अमित मंडल उससे कहता है कि यार बलराम के बेटे को मारना है क्योंकि ये साला ब्याज नहीं दे रहा है, इसके बेटे को उड़ाना है। तो दिलकुश कहता है कि ये काम हम भी कर देंगे, पैसे लगेंगे, एक शूटर और हायर करना पड़ेगा क्योंकि अकेले काम नहीं हो पाएगा, अगर किसी एक से मिस हुआ तो दूसरा संभाल लेना चाहिए। इस चीज़ को देखते हुए अमित मंडल 2 लाख रुपए की सुपारी देता है दिलकुश को और एक और शूटर हायर किया जाता है जिसका नाम अजीत कुमार होता है, जो कि हरिहरपुर का रहने वाला होता है। अब ये दोनों शूटर जाते हैं। जाने के बाद रात का वक्त होता है और रौनक केडिया 7 अगस्त की रात को अपना मेडिकल स्टोर बंद करके वापस लौट रहा होता है घर। रास्ते में ये दोनों जो है पैनी नज़र रखे रहते हैं और जैसे ही आता है पीछे से इसके ऊपर फायर कर देते हैं। 3 गोलियां लगती हैं और मौके पर ही रौनक की मौत हो जाती है। इसके बाद जो दिलकुश होता है वो सीधे मर्डर करने के बाद अपने घर आता है, खाना खा के सो जाता है। 3 दिन तक इतना सामान्य व्यवहार करता है जैसे उसने कोई अपराध किया ही नहीं है। 3 दिन के बाद फिर वो माँ से कहता है कि माँ मैं जा रहा हूँ देवघर दर्शन करने। फिर वो देवघर जाता है, भोलेनाथ के दर्शन करता है और वहीं से सीधे अपने नानी के घर निकल जाता है। अब इधर जब पुलिस छानबीन करती है, सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो वहाँ पर दिलकुश समझ में आ जाता है। दिलकुश के घर पे छापेमारी की जाती है लेकिन वो गायब रहता है। दिलकुश की माँ होती है बेबी देवी। बेबी देवी से पूछा जाता है, शुरुआत में तो बेबी देवी कुछ नहीं बताती। पुलिस बार बार जो है जब प्रेशर डालती है, दबाव डालती है, तब बेबी को लगता है कि एग्जैक्ट लोकेशन बता देना चाहिए और बेबी बता देती है कि दिलकुश अपने नानी के घर पे है। इसके बाद पुलिस सीधे उसके नानी के घर पे दबिश डालती है और दिलकुश को गिरफ्तार कर लेती है। जब दिलकुश गिरफ्तार होता है तब उससे जब पूछताछ की जाती है तब वो सारी चीज़ें खोल कर रख देता है कि अमित मंडल उसका दोस्त है और अमित मंडल ने 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी उस बलराम के बेटे रौनक को मारने के लिए। अब तब जाके पुलिस सारी गुत्थी को सुलझाकर सारी चीज़ पे एफआईआर लगाकर बाहर सारी चीज़ मीडिया के सामने रखती है और बताती है कि आखिर इस मर्डर के पीछे किसने सुपारी दी और कौन से शूटर थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। यानी कि इस कहानी में एक चीज़ जो सबसे बुरी है वो ये है कि पैसों की बात थी, यानी कि 8 लाख रुपए की बात थी, उसके ब्याज की बात थी, जो भी थी, ये बात बलराम और अमित मंडल के बीच की थी। लेकिन इसमें भुगतना किसे पड़ा? एक निर्दोष 22 साल के रौनक केडिया को, जिसको यही नहीं पता था कि शायद उसकी मौत की वजह उसके पिता भी बन सकते हैं, शायद उसकी मौत की वजह 8 लाख रुपए बन सकते हैं, शायद उसकी मौत की वजह उसके पिता के सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। उसे नहीं पता था। आज रौनक केडिया इस दुनिया में नहीं है। अफसोस की बात है कि कर्म कोई और करे और फल किसी और को मिल जाए। बड़ी अजीब बात है। तो ये थी आज की कहानी जो कि भागलपुर बिहार की, जो कि मैंने आपको बताई। अब इससे जुड़े हुए अगर कोई भी सवाल हो या फिर कुछ भी आप विचार अपने रखने चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल हम फिर से मिलेंगे। आपसे गुजारिश करेंगे कि अपने आप को सावधान रखिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।